शुरुआत ही बहुत धमाकेदार है। ट्रम्प जो हैं कह दिया है उन्होंने कि अब तो सिर्फ मेरी अपनी मोरालिटी मुझे रोक सकती है, मेरा अपना दिमाग ही रोक सकता है। कैसा रहेगा ऐसे देखते हुए आगे का साल? 2026 में जो आशंका है वो ये है कि तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन विश्व में बहुत सारे युद्ध होंगे। ईरान में लग रहा है कि दोबारा से एक हस्तक्षेप हो सकता है, और अगर हुआ तो कहीं ईरान में गृह युद्ध तो नहीं हो जाएगा। दूसरा एक युद्ध की आशंका है यूरोप में। क्या यूक्रेन का युद्ध खत्म होने वाला है या भड़कने वाला है? क्योंकि अगर आप यूरोपीय देशों को सुने तो उनके सर पे तो खून सवार है और वो चाहते हैं कि ये युद्ध जो है रूस को धकेला जाए। तीसरी जगह आप देखें तो जो सारा लैटिन अमेरिका है वहां पर अस्थिरता फैलती जा रही है। बट ग्रीनलैंड पे कब्जा करना तो बहुत बड़ा मुश्किल बात भी नहीं है ना उनके लिए। लेकिन फिर उसके जो असरात होंगे, क्या यूरोपियन यूनियन इकट्ठा रहेगा, जो नेटो का सारा अलायंस है वो बरकरार रहेगा? अगर वो टूट जाता है तो फिर उसको क्या रिप्लेस करेगा? अभी तो ये अंगड़ाई थी, आगे और लड़ाई है। आप देख रहे हैं गोलमेज, मैं हूं नगमा और मेरे साथ गोलमेज और इंटरनेट के एक बहुत जाने माने चेहरे जिनको कोई तारुफ की जरूरत नहीं है, सुशांत सरीन मौजूद हैं। 2026 कैसी इंट्रोडक्शन कर रही है यार तुमने। तो 2026 की शुरुआत हो गई है। 2025 कैसा रहा था, पिछला वीडियो हमने आपके साथ ये किया था। 2026 की बड़ी धमाकेदार शुरुआत रही सुशांत। मतलब शुरू हुआ वेनेजुएला का हंगामा, एक दिन अचानक मडूरो को उठा के अमेरिका ले गया, ईरान में एक उथल पुथल मची हुई है। तो शुरुआत ही बहुत धमाकेदार है। ट्रम्प जो हैं कह दिया है उन्होंने कि अब तो सिर्फ मेरी अपनी मोरालिटी मुझे रोक सकती है, मेरा अपना दिमाग ही रोक सकता है। कैसा रहेगा ऐसे देखते हुए आगे का साल? भाई देखिए, एक तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये अंगड़ाई थी, आगे और लड़ाई है। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो एक जो स्ट्रक्चर था इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस हरदम रहा। लेकिन उसको लाठी को ना बड़े एक अच्छे से रूप में प्रेजेंट किया जाता था, और जब लाठी किसी के ऊपर मारी भी जाती थी तो ये बताया जाता था कि लाठी हम आपके सर पे इसलिए मार रहे हैं ताकि आपका भला हो जाए। मेरे ख्याल वो वाला जो सारा का सारा सिस्टम है वो ख़त्म हो गया, और अब जिसे बोलते हैं एक ताकत का नंगा नाच एक लिहाज से शुरू हो गया है, और जिसमें कोई उसमें पर्दा नहीं रखा कि हम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है कि हमारे पास ताकत है, हम कर सकते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, अगर आप रोक सकते हैं तो रोक के दिखा दीजिए। तो अब ये वाला एक माहौल पैदा हो गया, और इसके लिए अमेरिका को तो ख़ास तौर पर ब्लेम करेंगे। लेकिन दूसरी जो एक चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि अब भारत में अगर आप देखें ना, लोगों को बड़ा चाव है कि तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं शुरू हो रहा, तीसरा विश्व युद्ध जैसे कोई नया। भारत में चाव है ये? भाई सारी दुनिया में चाव है ना। मतलब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि क्या होगा। इस खित्ते में ना, हाँ। इस खित्ते में भारत, पाकिस्तान, आप अक्सर ये देखेंगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला है। बड़ी स्पेकुलेशंस है कि क्या शुरू हो गया। यार देखिए, ऐसा है कि एक तो ना लोगों को ऐसे लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो कोई धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है। इसमें दुनिया तहस नहस हो जाएगी। और अगर बर्ट्रैंड रसल ने बहुत साल पहले बोला था कि मुझे ये तो नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किस हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि जो चौथा विश्व युद्ध है वो वापस आप पत्थर के दौर में पहुँच जाएंगे। क्योंकि ये पत्थर के दौर वाला युद्ध अगर होगा, विश्व युद्ध, मुझे लगता है कि 2026 में जो आशंका है वो ये है कि तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन विश्व में बहुत सारे युद्ध होंगे। ईरान की आप बात कर रही हैं, ईरान में लग रहा है कि दोबारा से एक हस्तक्षेप हो सकता है, और अगर हुआ तो कहीं ईरान में गृह युद्ध तो नहीं हो जाएगा। और अगर वो हुआ तो फिर ये सारा का सारा जो वो वाला जो खित्ता है मिडल ईस्ट का, वो बिल्कुल अस्थिर हो जाएगा। वो अस्थिरता हमारे यहाँ पर भी आएगी, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, और भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। और ख़ास तौर पर अगर खाड़ी के देशों में एक उथल पुथल होती है तो उसका भारत के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। तो एक इस युद्ध की आशंका है। दूसरा एक युद्ध की आशंका है यूरोप में। क्या यूक्रेन का युद्ध ख़त्म होने वाला है या भड़कने वाला है?
क्योंकि अगर आप यूरोपियन देशों को सुने तो वो तो उनके सर पे तो खून सवार है और वो चाहते हैं कि ये युद्ध जो है रूस को धकेला जाए जी। और रूस अपनी तरफ से दोबारा से ये करने वाला है। तीसरी जगह आप देखें तो जो सारा लैटिन अमेरिका है वहाँ पर अस्थिरता फैलती जा रही है, क्योंकि ट्रम्प ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई अभी तो हम वेनेजुएला में गए हैं, अब कोलंबिया और मेक्सिको और क्यूबा और पता नहीं और कहाँ कनाडा, ग्रीनलैंड, अब मतलब वो साउथ अमेरिका छोड़ के कैनेडियंस आगे को भी बढ़ डर लगा जाएंगे। हुआ है। वो ग्रीनलैंड की तो वो बात कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड तो मैं ले लूंगा, वो तो मैं वैसे ही जाके ले बड़ा लूंगा। पॉपुलर सा मीम चल पड़ा था ना, आपने देखा होगा कि मुझे तो ये डर है कि जल्दी सोने चले गए तो कहीं ग्रीनलैंड पे कब्जा ना हो जाए हाँ, उठने के बाद, तो है ये ना? वाली स्थिति बनी हुई है। तो बट ग्रीनलैंड पे कब्जा करना तो कोई बहुत बड़ा मुश्किल बात भी नहीं है ना उनके लिए। लेकिन फिर उसके जो असरात होंगे, क्या यूरोपियन यूनियन इकट्ठा रहेगा, जो नेटो का सारा अलायंस है वो बरकरार रहेगा, अगर वो टूट जाता है तो फिर उसको क्या रिप्लेस करेगा। तो एक अनिश्चितता बनी हुई है और एक अस्थिरता बनी हुई है विश्व भर में। और अगर आप वापस आए भारत के पूर्व में, वहाँ पर अब ये खतरा नज़र आ रहा है कि क्या चीन ताइवान के ऊपर हमला करेगा कि नहीं करेगा। मेरे ख्याल अगर चीन को अगर किसी चीज़ ने रोका हुआ है तो वो अमेरिका ने नहीं रोका हुआ। चीन को शायद अपने ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं है कि वो ये हमला तो कर सकता है, शायद वो ताइवान के ऊपर कब्जा भी कर ले, लेकिन उसके बाद क्या होगा। अगर चीन को ये महसूस हुआ कि वो हमला करके कब्जा करके उसके बाद जो भी कुछ होगा उसको बड़े आराम से संभाल लेगा, तो चीन कल भी कर सकता है वो कार्रवाई। तो और अगर उसको ये लगा कि नहीं पॉसिबल, तो वो जब तक उसको ये ना लगे कि मैं ये खत्म करके हड़प कर जाऊंगा और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो उस समय करेगा। तो वेनेजुएला पे जब हमला किया अमेरिका ने, या जिस तरह का 30 मिनट का बड़ा स्विफ्ट ऑपरेशन हुआ, मडुरो को उठा के ले जाया गया उनकी पत्नी समेत, तब सब जगह एक यही स्पेकुलेशन था कि क्या चीन यही करेगा अब ताइवान में, या फिर ये कि चीन को अब कौन रोकेगा, या अमेरिका को क्या हक है। वैसे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका को क्या हक है नैतिकता के आधार पे, किसी भी तरह की चीजों पे। वगैरह जो होती है ना अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में, ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं। अमेरिका को क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका का अधिकार उसकी शक्ति से आता है, उसके पास शक्ति है। अगर आपके पास शक्ति है तो आपके पास अधिकार है। तो माइट इज राइट, बार बार ये तो देखिए, ये जब से मनुष्य आया है इस दुनिया में तभी से ये बात सत्य है। ये बात है, लेकिन जिसे आपने शुरू में कहा कि एक पर्दा इसके ऊपर था। देखिए, वो आप जैसे लोगों के ऊपर, जो लिबरल लोग हैं ना आपके जैसे, जो आदमी का जो बड़ा अच्छा नेचर होता है उसमें बिलीव करते हैं, ये आप लोगों को इस तरीके से बरगलाया जाता है या बहलाया फुसलाया जाता है कि देखिए दुनिया में बड़ी अच्छी चीजें होती हैं। आपने शुरू से समझ लिया था कि ऐसा नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि ऐसा नहीं है। जिसके पास ताकत है उसी के पास हक है, लेकिन बाकी जो कमजोर है वो अपने हक के लिए आवाज उठाते रहता है, लेकिन मिलता नहीं है। अमेरिका पहले से भी ये कर रहा था। अमेरिका की अगर मैं कहूँ तो गुंडागर्दी जो है, या माइट इज राइट है, वो थी, पहले भी थी। ऐसा नहीं कि वेनेजुएला में पहली बार हुआ। लेकिन ट्रंप ने क्या अलग कर दिया है? ट्रंप ने बिल्कुल पर्दा हटा दिया तमाम चीजों से और ये कह दिया है कि हम तो यही करेंगे, कोई कानून नहीं है मेरे लिए। अगर ट्रंप साहब के हक में मैं एक चीज बोलूंगा कि वो एटलीस्ट सच तो बोलता है, ऑनेस्ट है कि भाई मेरे को ये चीज़ हड़प करनी है, मैंने हड़प कर लिया, आप में अगर दम है तो मेरे को रोक के दिखा दो। अच्छा, चीन में दम तो उन्होंने रोक के दिखा दिया, तो उसमें वो पीछे हट गया। जब वो टैरिफ्स लगा रहा था चीन के ऊपर, तो चीन ने वापस उनको बोला कि हम आपके ऊपर लगा देते हैं, और चीन के पास ऐसी लिवरेजेस थी कि वो कर सकता था। और उनका जो सरकारी तंत्र है वो ऐसा है कि अगर वहाँ पर कोई आवाज़ें भी उठें जो चीन की सरकार कर रही है तो उसको कुचल दिया जाएगा, तो वहाँ पर कोई आवाज़ भी नहीं उठेगी। तो चीन अपनी पूरी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है अमेरिका के खिलाफ खड़े होने को। भारत या कोई और देश ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एक जो सरकारी तंत्र है या जो जिस तरीके का हमारा सिस्टम है, उसमें लोगों के पास इतना अधिकार तो है आवाज़ उठाने का और वोट करने का अधिकार है। तो सरकारें डरती हैं कि यार हम कोई बहुत बड़े तबके को इस तरीके से डिस्टेबलाइज ना कर दे कि वो हमारे ऊपर बात आ जाए। तो अब अगर ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए और कुछ इंडस्ट्रीज हैं, और यहाँ पर फिर एक फिजूल की बात की जा रही है कि जी ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, उसके बावजूद भारत के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए। अब उसको आपने ब्रेक डाउन करके नहीं देखा कि कौन से एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए और कौन से एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हुए। जिन पे टैरिफ लगा है वो एक्सपोर्ट्स शायद आपके गिरे होंगे, शायद
स्पेशली अमेरिका को। लेकिन जौन से आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं वो ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जिस पर वो टैरिफ्स नहीं लगे। फॉर एग्जांपल अब ये माना जा रहा है कि एप्पल फ़ोन्स की लगभग 40 से 50% जो उत्पाद है वो भारत के अंदर हो रहा है और उसकी सबसे बड़ी मंडी अमेरिका है। तो आपका जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को एप्पल आईफोन्स का वो बड़ा है। तो इस तरीके से आपका एक्सपोर्ट्स ओवरऑल बढ़ गए हैं। लेकिन जो आपके कपड़े का उद्योग था या इस तरीके की चीज़ें जहाँ पर उन्होंने आपके ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं 50%, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर इस तरीके से आपका निर्यात जो है बड़ा होगा। जी। तो हमारे को भी ये देखना पड़ेगा, हमको फिर ये देखना पड़ेगा कि सरकार को कैसे उस पर्टिकुलर उद्योग को क्या समर्थन दिया जा सकता है, क्या रिलीफ दिया जा सकता है कि मिनिमम डिसलोकेशन हो उसकी। ठीक है। मैं इसी से, चूंकि आपने ये बात अभी मेंशन की, ये टैरिफ की और 500% टैरिफ लगा रहे हैं, ये ड्यूटी लगा रहे हैं ट्रम्प, ये सब चर्चा हुआ। इस बीच में एक तनाव जो है अमेरिका इंडिया का, उस पर आ जाएं, क्योंकि ये बात हो रही है अभी कि वो बना हुआ है और वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है और सरकार की तरफ से भी ये, मतलब एक टाइट स्पॉट में भारत है। वेनेजुएला में जो हुआ उसके बाद भी भारत ने उसको कंडेम नहीं किया, इसके ऊपर चिंता जताई और कुछ समय के बाद जताई सोच समझ के। जाहिर सी बात है कि अमेरिका और भारत के बीच में काफ़ी तनाव रहे हैं। वो अब बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपने देखा कि सेक्रेटरी जो कॉमर्स के थे उन्होंने भी क्या कहा कि अगर बात कर लेते तो फिर चीज़ें ऐसे नहीं होती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन नहीं किया तो ट्रम्प नाराज़ हो गए। तो ये क्या रूठने मनाने का काम चल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? नहीं, वो भी चल रहा है, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत ने वेनेजुएला के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई भारत की तरफ से। हम क्यों करें? जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर यलगार की थी तो क्या हमने कोई प्रतिक्रिया की थी? उस समय नहीं की थी ना, हम चुप रहे थे। हमने बोला भाई ठीक है, उन्होंने किया, हम मानते तो नहीं हैं, लेकिन अब कर दिया तो क्या कर सकते हैं। अब अगर हम वेनेजुएला के ऊपर बड़ा बढ़ चढ़ के बातें करते तो वो क्या हमारे इंटरेस्ट में था? हमसे फिर ये बोला जाता भाई रूस ने जब किया तब तो आप चुप करके बैठे रहे, अब आप क्यों इतने उछल कूद कर रहे हैं? पर कहा था कि हम युद्ध के साथ नहीं हैं, हम पीस के साथ हैं। तो हमने अब कहाँ कहा? हमने अभी भी तो कहा कि हमारे को बड़ी चिंता है जो हुआ है। हम और क्या कह सकते हैं? हमारे को चिंता ही तो हो सकती है। और हम क्या निंदा कर सकते थे, हम कड़ी निंदा भी कर सकते थे, लेकिन भत्सना भी कर सकते थे। बहुत सारे हमारे यहाँ पर शब्द हैं जो हम कर सकते थे इस्तेमाल। हमने वही करना था ना, और क्या करते? हम फौजें भेजते क्या वहाँ पर? हम अमेरिका के साथ कुट्टी कर देते क्या? क्यों करते हम? नहीं तो वही अमेरिका के साथ ये जो कुट्टी दोस्ती का जो खेल है वो कहाँ बात अटक रही है? वो भारत और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है? मुझे ये लगता है वो अटक रही है, और मेरा मानना ये, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि अमेरिका बहादुर भारत को ये कह रहा है कि देखिए, आप अगर हमारे साथ हैं तो आप हमारे अधीन हो। हम जो बोलें आप उस हिसाब से चलें, जैसे यूरोपियन चलते हैं, ठीक है ना? अब वो यूरोपियंस बहुत उछल कूद करेंगे, लेकिन अगर कल को ट्रंप ने ग्रीनलैंड ले लिया तो कौन कौन से यूरोपियन देश खड़े होकर ये बोलेगा कि हम अमेरिका के साथ कुट्टी कर रहे हैं? बोलेंगे जी ठीक है, अब ठीक तो नहीं किया लेकिन अब सह लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई? कमज़ोर आदमी यही कर सकता है ना। क्योंकि यूरोपियंस भी आप ही की तरह थे ना, कि दुनिया बड़ी अच्छी है, बड़ी साफ़ सुथरी है, लोग बड़े अच्छे हैं, मानव अधिकार बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है मानव अधिकार, अपने देश में तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या आप बाकी देशों में ऑब्जर्व करते हैं? नहीं करते ना। तो अब वो यूरोपियंस ने एक अपनी ख्याली पुलाव बनाए हुए थे दुनिया का, तो अब वो जो पुलाव है वो कच्चा निकल के उसमें भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो डबल स्टैंडर्ड, देखिए दुनिया में हर चीज़ में डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ये हमने जो कॉइन किए हुए ना वर्ड्स, ये भी हम लोग, सबके लिए अलग मापदंड है। जो वेनेजुएला में हुआ तब उन्हें ह्यूमन राइट्स हमारे नहीं दिख घरों रही में है, अलग मापदंड, लेकिन जब ईरान में हो रहा है वहां क्या आपको मानवाधिकार के उल्लंघन दिखाई दे रहे हैं? ऑब्वियसली वहां पर दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि वो जो सरकार है उसको आप अस्थिर करना चाहते हैं, उसको आप गिराना चाहते हैं, वो आपके लिए स्वीकार्य नहीं है, तो वहां पर आप ये सारी चीजें उठाएंगे। तो जब हमने ये मान लिया कि दोहरे मापदंड हैं और होंगे, और ये होता ही है, ये लाजमी भी है, वाजिब भी है, तो फिर आगे क्या? किसी भी चीज कुछ नहीं, आप अपने आप को तगड़ा बनाइए और बस फिर आप दुनिया के साथ उसी तरीके से बात करें। लेकिन जब तक नहीं है तब तक थोड़ा सा सर नीचे कर लें, तब तक सहते भी मत रहिए, लेकिन थोड़ा सा सर नीचे करके चले ना। जो हमारे यहाँ पर एक वो चलता है कि जी हम विश्व शक्ति बन गए, नहीं है ना यार विश्व शक्ति।
बनने की कोशिश करेंगे, बन जाएंगे, वक्त लगेगा उसमें, 15, 20, 50 साल लगेंगे। और एक तरीके से सोच समझ करके अगर हम अपनी क्षमताएं बढ़ाएंगे तो हम बन जाएंगे। और उसमें भी बहुत लोग अड़ंगा लगाएंगे, बहुत लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप किसी इतने शक्तिशाली बने कि किसी और को चुनौती दे सके। जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है, और ये सदा इतिहास में होते आया है, ये आज की बात नहीं है, 2000-3000 साल पहले चले जाइए, तब से ये होते जा रहा है कि जैसे ही एक उभरती हुई शक्ति, जो स्थापित शक्ति है, उसको एक उभरती हुई शक्ति से कोई भी खतरा महसूस होता है तो उसको वो दबाने की कोशिश करती है, तो आपको भी किया जाएगा। तो इस समय विश्व में यही हो रहा है कि शक्तियां जो उभर रही हैं, इस समय तो नहीं, ये दुनिया भर में सदा से होता रहा है, लेकिन अभी पिछले 50-60 साल से जब हम लोग बड़े हो रहे थे, तो दुनिया में क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर था और उनको जो चुनौती दे रहे थे वो तितर बितर हो गए थे, तो हमको लगता था कि दुनिया बदल गई है। लेकिन वो 50-60 साल 70 साल के अंतराल के बाद दुनिया वापस उधर ही आ गई है जहां से शुरू हुई थी। जी, तो मैं यही पूछ रही थी आपसे कि इस समय से मतलब ये कि बीच में ये मान लिया था हमने कि ये बड़ी शक्तियां हैं, बाकी सब जो हैं वो उसके नीचे काम कर रही है, गलत फहमी थी। लेकिन इस वक्त चाहे भारत हो, थी इस वक्त जो भारत हो या चीन हो, जहां उभरते हुए ताकत की बात है, तो दूसरी शक्तियां उभर रही हैं, और अमेरिका या खास करके ट्रंप प्रशासन अब इस बात को, जाहिर सी बात है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनकी जो पूरी चुनावी स्लोगन कैंपेन ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, या उसके हम कई नाम दे दें, ट्रंप कोरोलरी, तो उसकी ओर वो अग्रसर हैं, और उसमें ये सब कुछ जायज़ और वाजिब है, और उसी ओर वो काम कर रहे हैं। तो अब ईरान पे आ जाएं कि ईरान में जो हो रहा है, वहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? ईरान में इंटरनल टर्मोइल है, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका वहाँ क्यों? एक तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि वो अंदरूनी समस्या है, तो अमेरिका का क्या काम? अब अमेरिका आ रहा है अगर, तो अमेरिका के पास इस समय क्या विकल्प हैं? क्या वो मिलिट्री एक्शन वहाँ लेगा? क्या अमेरिका हमला कर सकता है ईरान पे? देखिए, हमला तो कर सकता है, मिलिट्री एक्शन किस तरीके का लेगा? क्या वो वहाँ पर बमबारी करेगा, जो वहाँ की सरकार है उसको टारगेट करेगा? क्या सैनिक भेजेगा? एक तो ऑप्शन ये है कि सिर्फ बमबारी करेगा, और फिर जो अंदर का उथल पुथल है उसी में ये होप करेगा कि वही अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चेंज आ जाए कि जो मुल्लाओं की सरकार है वो हट जाए, और एक नई शक्ति, जो शायद जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है उसी को के लोग सरकार बना ले। कुछ हद तक जिस तरीके से वेनेजुएला में अभी हमारे को नजर आ रहा है कि आपने टॉप का बंदा हटा दिया, दूसरों के साथ शायद, क्योंकि देखिए हमारे इतिहास में तो यही होता था ना, जब किला गिरना होता था तो क्या किया जाता था? पहले आप दिखाते थे कि हमने फौजें इकट्ठी कर दी हैं, फिर जो किले में जो कुछ सूबेदार होता था उसको पैसे वैसे खिलाते थे, वो दरवाजे खोल देता था, आप आके राजा को उठा के ले जाते थे, किला आपके पास होता था, और जो सूबेदार होता था आप उसको किले का सूबेदार बना देते थे दोबारा से। ठीक है भाई, तू चला अब, लेकिन अब तू मेरे अधीन है। तो वेनेजुएला में तो यही हुआ है ना। तो ये भारत से ही शायद सीख के गए होंगे। भारत में 5000 साल से ऐसे ही होता है कि अंदर के लोग जो हैं अपने आप को बेचते हैं और बाहर वाले आके काबिज हो जाते हैं। सदियों से हुआ है, तो कोई नई बात नहीं है। तो ईरान के अंदर भी ये हो सकता है, एक ये उम्मीद हो सकती है उनकी। दूसरा, अगर वो सैनिक भेजते हैं, कितने सैनिक भेजेंगे? ईरान छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है, और ईरान के अंदर बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। अगर आप ईस्टर्न ईरान में चले जाएं तो वहाँ सुन्नी बहुल क्षेत्र है, बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर उनका एक शिया सुन्नी विवाद भी है। अगर आप ऊपर चले जाएं तो अज़रबैजान वाले जो लोग हैं, अज़री जो हैं, ईरान में एक बड़ा तबका है, अब वो भी, उनका भी कुछ ना कुछ तनाव रहता है। फिर आप चले जाएं दूसरी तरफ कुर्दों के साथ, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं ईरान के अंदर। ईरान के अंदर जिस तरीके से औरतों का दमन हुआ है वो भी एक इशू है। जिस तरीके से मुल्लाओं ने वहाँ पर शक्ति, जो सारे का सारा सरकारी तंत्र है उसके ऊपर काबिज हुए हैं, वो भी एक इशू है। लेकिन ईरान के अंदर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर लगभग 50-60%, और मैं ये ऐसे ही नंबर्स फेंक रहा हूँ, 50-60% लोग जो हैं वो करंट जो सरकार है उसका विरोध करते हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा 40-50% ऐसे भी लोग हैं जो उसका समर्थन करते हैं। तो ये नहीं है कि भाई 90%, 95% लोग उसका
उसके विपक्ष में सरकार के है और खिलाफ। 5% ही उसको सपोर्ट करते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। और आपके पास ये भी एक्सपीरियंस है कि जिस तरीके से ये इराक में गए थे, वहां पर कैसे उन्होंने मेस बनाया कि वहां पर काबिज हो गए और फिर संभाला नहीं गया, जिस तरीके से लिबिया को तहस नहस किया, जिस तरीके से सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर 10 साल से चली और सैकड़ों क्या हजारों लाखों लोग मारे गए वहां पर, तो ये भी हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। तो ईरान के अंदर करेंगे क्या, कैसे सत्ता परिवर्तन कैसे आएगा, किसी को नहीं पता। पर सत्ता परिवर्तन की मंशा है अमेरिका की अभी, वो तो बिल्कुल है, जाहिर वो है। तो कब से है उनकी। और वो तो तेल है एक कारण। एक कारण तेल है, दूसरा कारण मेरे ख्याल सामरिक जो वहाँ पर समीकरण है वो भी है कि अगर ईरान आपके साथ हो, ईरान स्थिर हो और शक्तिशाली हो और आपके अधीन हो एक लिहाज से, जैसे शाह के समय में था, तो एक बहुत बड़ा वो आपके लिए स्ट्रैटेजिक एसेट बनता है और आप सारे का सारा जो क्षेत्र है उसके ऊपर आपकी एक तरीके की इजारादारी बन जाती है अगर आपके पास ईरान उस तरीके का हो। तो एक सामरिक उद्देश्य भी है। और तेल का देखिए सिर्फ ये नहीं है कि तेल आपने लेना है, उसका तेल आपने अपने विरोधियों को डिनाई भी करना है और जी, हाँ, और मतलब उसको ताकि कंट्रोल। उनको ना मिले। अब ईरान का सबसे ज्यादा तेल कौन खरीदता है? चाइना खरीदता है। अगर आपने जैसे वेनेजुएला का तेल अब चीन को नहीं जाएगा, ईरान का भी तेल अगर चीन को ना जाए, आप वो भी बंद कर दें, तो आपका भी एक स्ट्रैंगल होल्ड बनता है ना चीन के ऊपर। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके तहत आप ईरान के ऊपर, अगर आपके पास एक फ्रेंडली या अधीन सरकार बन जाए तो आपके हित में है वो। तो वो एक सर्टनली एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको अचीव कैसे करना है। अभी लोगों ने ये सोचा था कि इतना जो उपद्रव हो रहा है वहां पर, और बहुत बड़ा उपद्रव था ये, सबसे बड़ा एक्चुअली हाल के सालों में, शायद सबसे बड़ा। क्योंकि जिस तरीके की आगजनी हुई और जिस तरीके का, और देखिए ना, जब वो जो पहले मासा अमीनी वाला जो हुआ था पिछले 2 साल पहले, उसमें वो बेसिकली कुछ अर्बन सेंटर्स तक लोकेटेड था और उसमें इतना भी मतलब लोग बहुत तादाद में आए थे विरोध करने सरकार का, लेकिन वो फैला नहीं था। इस बार तो वो कोने कोने में फैला है उपद्रव, क्योंकि इस बार तो रोजी रोटी का सवाल था ना। तो लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि जो सरकार है उसने अभी तक तो इसको संभाल लिया है, लेकिन क्या संभाला है नहीं संभाला, हमारे पास टोटली जिसको बोलते हैं अनबायस्ड सोर्सेस से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। जो पश्चिमी सूत्र हैं उसके ऊपर मैं तो विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत सारी फेक न्यूज़ भी देते हैं। ये जितने वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले टाइप के अखबार हैं, BBC हो गया, उसमें वो अपनी जो सरकारें हैं उसका पक्ष पेश करते हैं। दूसरी तरफ ईरान का मीडिया है, उसके ऊपर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन के एग्जैक्टली हो क्या रहा है ज़मीनी स्तर पे, अब वो है ही नहीं, बचा ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है उसका एनालाइज करना कि यार डेप्थ क्या है। ये इस तो है प्रोटेस्ट कि की सरकार कुछ हद तक दमन में या रोकने में कुछ कामयाब अभी तक हुई है, और इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है जो काफी एंट्रेंच्ड हैं रिजीम के साथ। उसमें भी देखिए ना, अगर आप उन लोगों से बात करें जो बहुत क्लोजली इसको देखते हैं, तो उनका मानना ये है कि वहां पर भी जो सरकारी तंत्र है उसके अंदर भी दरारें हैं जी। एक तरफ IRGC और जो मुल्ला लोग हैं उनका वो है पक्ष, दूसरी तरफ एक और पक्ष है जो चाहता है कि रिफॉर्म आए। वो इस निज़ाम को तो बरकरार रखना चाहता है, लेकिन वो चाहता है इसमें रिफॉर्म आए ताकि हम दुनिया के साथ मिल करके आगे बढ़ें। और उसमें जो फौज है उसका एक तबका और जो सरकार है उसका भी एक तबका। तो विद इन द एस्टैब्लिशमेंट, ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके अंदर भी दो राय पाई जाती हैं। तो ये एक संभवतः एक पॉसिबिलिटी ज़रूर बनती है कि एक रिजीम चेंज हो, लेकिन विद इन द रिजीम बरकरार रहे, लेकिन जो हार्डलाइनर एलिमेंट है वो मार्जिनलाइज हो जाए और जो मॉडरेट एलिमेंट है वो शायद ऊपर आ जाए। ये बेस्ट केस सिनारियो है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो देखिए आपका सारा का सारा जो पश्चिमी क्षेत्र है वो डिस्टेबलाइज होता है, और एक ऐसे टाइम पे कि भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर बांग्लादेश, म्यांमार को ले लें तो वो भी डिस्टेबलाइज होता है। तो अगर एक लिहाज से देखा जाए तो इस सारे खित्ते में चीन एक स्थिर देश है और भारत एक स्थिर देश है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम
दक्षिण पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी स्थिरता है, लेकिन वहाँ पर भी हमने जंगें देखी हैं, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में अभी हुई है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो एक आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी भारत नजर आता है। तो ये जो आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी है वहाँ पर भी एक उसके लिए एक बड़ा ख़तरा है अगर अमेरिका का दखल ईरान में बढ़ता है, और जिस तरह के हालात अभी ईरान में हैं। ये कि एक पहलू तो ये था कि ईरान में कितना दमन है, औरतें उसके ख़िलाफ़ हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुए, करप्शन बढ़ा है वहाँ पर, लोग उसके ख़िलाफ़, इकोनॉमिक हार्डशिप है तो लोग उठे उनके ख़िलाफ़। लेकिन अगर वहाँ उथल पुथल होती है, रजीम चेंज की, अमेरिका का दखल वहाँ पे बढ़ता है, ईरान के पास भी कुछ विकल्प हैं, चाहे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें या वो कई तरह से और नाकाबंदी अगर कर सकते हैं, या वो अमेरिका को जो धमकियाँ दे रहे हैं कि उनकी मिसाइल्स हैं, हम अमेरिका के बेसिस पे हमला करेंगे, ये सब चीज़ें भारत के लिए एक बड़ा ख़तरा पैदा करती हैं, और वो स्टेबिलिटी जो है वो एक अनिश्चितता में बदलती है, और ये पूरे इलाके को अफेक्ट करेगा, चाहे वो हमारी तेल की सप्लाई हो, और तेल की सप्लाई से सारी चीज़ें जुड़ी हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये जो साल है और ये जो अभी वहाँ पे हो रहा है, एक ख़तरा, एक अंदेशा बढ़ाता है भारत के लिए भी। तो किस तरह के खतरे भारत के लिए, क्या बड़ी चुनौतियां आप देखते हैं? देखिए, आप तेल तो और सब सोर्सेज से भी ला सकते हैं। अगर हालात इतने बिगड़ जाएं तो आप तेल अंगोला से ले सकते हैं, आप तेल नाइजीरिया से ले सकते हैं, आप रूस से तेल दूसरी तरफ से लेकर के आ सकते हैं। थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा ज़रूर, क्योंकि जो आपके बेसिक रूट्स थे सुएज कनाल वाले या पर्शियन गल्फ वाले, वो तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर इस तरीके से गोलाबारी हो रही है, मिसाइलें फायर हो रही हैं। जी जी, और भारत के लिए वो चाबहार पोर्ट वहाँ पर जिसके ज़रिए वो ट्रेड कर रहा, बाकी खैर वो कोई बहुत इतना हमारा ट्रेड नहीं है, उससे हमारे संपर्क जो हैं बाकी देशों के साथ काफ़ी हद तक टूट जाएंगे, अफगानिस्तान के साथ खास तौर पर। लेकिन उससे हमारे को कोई बहुत ज़्यादा असर भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं पड़ता। तेल के अगर रुक जाए तेल का भाव, तब हमारे ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। अब उसमें ये हो सकता है कि आप अफ्रीका के नीचे से ला सकते हैं तेल, अगर ये रूट बंद भी हो गए। लेकिन प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगा कि एक तो जो वहाँ पर आपकी मार्केट्स हैं, लेकिन ना खाड़ी के देशों में अगर देखा जाए, आपका एक बहुत बड़ा लगभग 1 करोड़ के करीब लोग रहते हैं वहाँ पर, शायद ज़्यादा। वहाँ पर आपकी जो ट्रेड है, लगभग आप 150-200 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते हैं उनके साथ। आपकी बहुत बड़ी मंडी है वो। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो एक लिहाज से प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ से बहुत सारे लोग अपने परिजनों के लिए पैसा भेजते हैं यहाँ पर, जिनसे उनका गुजारा चलता है, रेमिटेंसेज आती हैं, ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं, या एक तरीके से इस पे एक अनिश्चितता आ जाती है। तो आपके ऊपर असर तो पड़ेगा, और उसके ऊपर अगर वो जो राजनीतिक अस्थिरता है वो फैल जाती है। देखिए, अब उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के अंदर अगर वहाँ पर ईरान में एक सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन होती है, और जो बलूचिस्तान बहुल एरिया है वहाँ पर आग लग जाती है, तो वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जहाँ पर ऑलरेडी आग लगी हुई है वो और भड़कती है। ठीक है, तो वहाँ पर एक अस्थिरता फैलती है। क्या पाकिस्तान की सरकार अपने आप को संभाल सकती है? मैं कोई रोऊंगा नहीं कि पाकिस्तान की सरकार अगर ना संभाल पाए अपने आप को। मेरी चिंता सिर्फ ये है अगर कि पाकिस्तान में अस्थिरता बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो क्या वो हमारे ऊपर स्पिल ओवर करती है कि नहीं करती। मेरी वो पाकिस्तान भट्टी में जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसकी भट्टी में जाने से आंच मेरे ऊपर आती है तो मुझे फ़र्क पड़ता है। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा, मतलब कि हम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते उस खतरे को। यही चीज़ आप अपने पूर्व में भी देखें। अगर बांग्लादेश में अब चुनाव होने वाले हैं, पता नहीं होते हैं नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं, और उसके बाद किस तरीके की सरकार बनती है, क्या वो भारत के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करेगी या भारत के साथ रिश्ते और बिगाड़ेगी। अगर वो बिगाड़ती है तो फिर उसका क्या असर होगा, उसके क्या प्रतिक्रिया भारत की तरफ से क्या होगी। अगर वो बेहतर करती है तो उसके अंदर जो एक विरोधाभास है उस निज़ाम का, वो कैसे उभर करके आता है। जो वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतें हैं वो उसको अगर भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन होती है तो उसको वो कैसे ऑपरेट करती हैं, उसमें कैसे ऑपरेट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। उसके बाद म्यांमार में चले जाएं, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं हमारे मणिपुर और बाकी राज्यों में एक अस्थिरता आई है जो म्यांमार में हुआ, वो आगे चल कर के कैसा रहता है।
तो हालात जो हैं कोई बेहतरी की तरफ जा नहीं रहे। कहीं ये नहीं लग रहा कि भाई इस साल बहुत सारे जो ये प्रॉब्लम्स थे ये एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है ये और ज़्यादा उलझते जा रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें एक बार रिकैप करने के लिए कि साल 2026 की शुरुआत हुई है और अगर आप दुनिया के नक्शे पे नज़र दौड़ाएं तो उधर रूस यूक्रेन की जंग जो है जारी है। ट्रंप वहाँ एक वो जगह जहाँ पर वो बुरी तरह नाकाम रहे हैं अपने तमाम वादों के बावजूद। इजराइल और गाजा की जो जंग है, जो यूक्रेन रूस की जो युद्ध है, अगर तो वो सुलट जाता है इस साल तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं सुलटता तो ये खतरा अब हमारे ऊपर है कि कहीं ये फैल ना जाए। क्योंकि देखिए ना, अभी रूस ने एक मिसाइल फायर की बिल्कुल बॉर्डर पे, ठीक है, पोलैंड के बॉर्डर पे। अब कल को अगर जो यूरोपीय देश हैं वो, उनकी अपनी तो ताकत नहीं है, लेकिन वो सडनली उनको ऐसे जोश आ जाए कि चलो जी हम भी लड़ाई में पड़ते हैं, हम भी यूक्रेन में जाते हैं, अपनी फौजें भेजते हैं, कुछ करते हैं, तो ये लड़ाई फैल जाती है। फिर उसका असर सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है। तो वहां पर ये खतरा है के बजाय और फैल भी सकती है जिस तरह की। और अब तो ये भी कि रूस भी ये कह सकता है कि मेरे लिए ये खतरा है तो मैं यहाँ पर सीधे जाऊं, यार देखो ज़ेलेंस्की को उठा के ले आऊं। देखो वो उठा सकते तो उठा ही ले होता नहीं शायद यार। नहीं देखो ये जो है ना, मैं जो भारत में भी लोग बोलते हैं कि अगर यार देखो, नहीं देखो, मैं एक ऐसी चीज बोलने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत गाली पड़ेगी, मुझे भी पड़ेगी, लेकिन सिंपल बात ये है कि अगर आप उठा सकते हैं ना, सपोजिंग कल को मैं आसिम मुनीर को उठा सकता और ला सकता और जेल में डाल सकता तो मैं कर लेता ना। मैं अमेरिका की परमिशन के लिए तो ना वेट करता, ठीक है ना। अगर मैं कर सकता हूं, मेरे में शक्ति है, क्षमता है, तो मैं कर लूंगा ना। अगर जो पाकिस्तानी इतना ऐंठते हैं, इधर उधर की बकवास करते हैं, अगर इनमें दम हो तो कुछ कर लेना। नहीं है ना दम, बोलने में तो जितना मर्जी आप जितना मतलब मर्जी बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कर रहा वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। ये नहीं कि उसे किसी कानून ने और किसी ने रोक रखा है। आपको आपकी बहुत मोरालिटी है इसलिए आप नहीं कर रहे। जैसे ट्रम्प साहब कह रहे हैं, ट्रम्प साहब की मोरालिटी फंजेबल है। जिस दिन वो चाहेंगे कि आज मेरा मन नहीं कर रहा मॉरल बनने का तो मैं ग्रीनलैंड को हड़प लिया, कल मेरा मन कर रहा है कि मैं मॉरल बन जाऊं तो मैंने वापस दे दिया। तो ये मोरालिटी नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स जो मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता क्योंकि हम दोनों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन ये मोरालिटी नहीं है, ठीक है ना। मोरालिटी उसकी परिभाषा ही दूसरी होती है, लेकिन ट्रम्प साहब की मोरालिटी की परिभाषा अलग है। लेकिन इशू ये है कि ये सब शक्ति का खेल है, तो आपके पास है। सॉरी, एक मिनट को आपने जो कहा ना माइट इज राइट, और आप बार बार कह रहे हैं जो कर सकता है वो करेगा। तो ट्रम्प साहब ने बार बार कहा कि वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को सुलझा देंगे, तो उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी। अब ये ताकत वो वेनेजुएला में दिखा सकते हैं, वो ईरान में दिखा सकते हैं, रूस में नहीं कुछ करने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो नहीं कर पाए। हर पावर की भी लिमिटेशंस या वो रोकना नहीं चाहते हैं। नगमा, पावर की लिमिटेशंस होती है, हर पावर की लिमिटेशंस होती हैं। अब भारत में लोग ये मानते हैं कि भाई मैंने मोदी जी को बोल दिया तो ये क्यों नहीं हुआ। यार वो नहीं, हर एक, अगर मोदी जी भगवान नहीं है भाई, तो ये ट्रम्प नहीं कर सकते थे। मतलब जो वो कर सकते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते उसका बहाना बना लेते हैं। तो रूस और यूक्रेन में वो नहीं कर पाए। देखिए जो नहीं कर सकते उसमें मोरालिटी आ जाती है उनकी। हाँ। और जो कर सकते हैं उसमें मोरालिटी की जरूरत नहीं हो सकती। तो अब वो देखना है कि क्या रूस अपनी मोरालिटी की वजह से ज़ेलेंस्की को नहीं उठा रहा है, या रूस के झगड़ा जो है यूक्रेन के साथ उसको अमेरिका सुलझा पाएगा। इधर इजराइल गाजा में बेंजामिन नेतन्याहू कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं, वहां जंग नहीं रुकी। इस पूरे इलाके में अब और जंग फैल रही है। तो ये आप देख लें, उधर वेनेजुएला है अस्थिर, इधर आप देखें ईरान है, आपने म्यांमार की बात की, आप यमन को भूल गई। यमन है, यमन में फिर से सीरिया में दोबारा से, ठीक है ना, सीरिया में दोबारा से चल रहा है। यमन में ये प्रॉब्लम आ रही है। आपने कभी आज से 5 वर्ष पहले आपने सोचा नहीं होगा कि यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में इतना तनाव हो जाएगा, जो इतने घनिष्ठ मित्र थे। तो वो सारी जो अरब दुनिया है वहां पर भी एक स्प्लिट आपको नजर आ रहा है। तो 2026 स्प्लिट्स और अस्थिरता और अनिश्चितता का साल दिख रहा है आपको आने वाले दिनों में इस इलाके में। हमारे नेबरहुड में भी किस तरह से चीजें क्या कहूँ उसको अनफोल्ड होंगी। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि मेरे को कोई विश्व युद्ध नहीं नजर आ रहा, लेकिन मेरे को विश्व में बहुत सारे युद्ध, बर्बादियां दिखाई दे रही हैं। विश्व में बहुत सारे युद्ध नजर आ रहे हैं। अब वो युद्ध होता है कि युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है, वो एक अलग बहस है। छोटा युद्ध होता है, बड़ा युद्ध होता है, लेकिन बहुत सारे अब नजर आ रहे हैं उसमें। देखिए ना, अब यूएई की अगर हम बात करें तो उन्होंने अक्लमंदी की कि ठीक है, हम सऊदी अरेबिया के साथ अपना जो एक
एक प्रॉब्लम है उसको हम बढ़ाना नहीं जी। चाहते तो हम विड्रॉ कर जाते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपनी सारी पोजीशनिंग छोड़ दी है, लेकिन वो उस चीज को सीमित रखना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन बहुत सारे देश इस समझदारी से काम नहीं करते। यूएई में आपको नजर आएगा कि एक समझदारी वो हरदम दिखाते हैं। एक लिहाज से सऊदी अरेबिया में भी आपको यह नजर आता है इस सरकार के तहत। एक लेवल पे इम्पल्सिवनेस भी है, एक लेवल पे विम्सिकल भी है, लेकिन एक लेवल पे आपको नजर आता है सऊदी अरेबिया में भी एक सोच समझ करके वो काम करते हैं, कंजर्वेटिव तरीके से काम करते हैं। लेकिन आपस में भी अब एक टकराव आपको नजर आ रहा है। तो ये सारा का सारा क्षेत्र यहाँ पर है। अभी हम अफ्रीका को तो अभी भी हम नहीं बात कर रहे कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली जो सब सहारन अफ्रीका है, वहाँ पर जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहाँ पर भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब वो हमारे को डायरेक्टली असर नहीं करते तो हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता और हम लोग बात नहीं करते उसकी, लेकिन वो हैं इशूज़। तो दुनिया भर में, लैटिन अमेरिका में हमारे को नज़र आ रहा है यही चीज़। तो दुनिया भर में एक अस्थिरता फैलती जा रही है और जो पुराना एक ऑर्डर था, जो एक निज़ाम था, वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। और जब ये ऐसे होता है तो फिर एक नया निज़ाम आना पड़ता है। लेकिन नया निज़ाम लाने के लिए और उसको एनफोर्स करने के लिए कई बार डर ये लगता है कि बहुत कत्लो-गारत होती है, उसके बाद ही नया निज़ाम काम। देखिए ना, जब अंग्रेज़ ने यहाँ पर अपना निज़ाम कायम किया तो वो ये तो नहीं था कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन पास की, 2 कानून पास किए और सब लोग लाइन में लग गए। जितना वहशीपना गोरे ने भारत में किया, जितने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग उन्होंने मारे अपना वर्चस्व यहाँ पर जमाने के लिए, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। हमारे यहाँ तो इतिहासकार उसके बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि वो सारे के सारे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पर अपना कर्जा पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं बताते कि क्या किया नहीं किया गोरे ने यहाँ पर। लेकिन जितना वहशीपना गोरे ने भारत में किया, और वो बताते हैं हमने देखिए ना इतना किया, आपके 10 लाख लोग मार दिए, लेकिन हमने देखिए आपको रेलवे दे दिया। यार तुम रख लो अपना रेलवे, हम खुद बना लेते अपना, ठीक है ना। तो ये जो बातें होती हैं, ये हमारे यहाँ पर भी हिस्ट्री का तो कत्ल, हम तो उस्ताद हैं खैर इतिहास का कत्ल करने में, तो क्या बात है। तो कुल मिला के अगर सार ये है कि 2026 में एक तो वो दिख रहा है कई सालों यार से, ये 2026 नहीं, मेरे को तो पूरा ये दशक है ना 2020 वाला, इसमें पूरे में ही उथल पुथल। ये जितनी जल्दी इससे 4 साल और खत्म हो तो हो सकता है 2030 वाला तो उम्मीद है आपको कि ये दशक अगर खत्म तब तक जिंदा रहे हैं। ये दशक खत्म होगा तो शायद कुछ अच्छी खबरें भी आएंगी, तब तक जिंदा रहे तो इंशाल्लाह जिंदा रहें आप। और ये कि ये उथल पुथल जो मची हुई है इसी साल नहीं हो रही है, लेकिन इस साल और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी भी दिखाई दी और शुरुआत ही बड़ी धमाकेदार रही है। तो नया निज़ाम बन रहा है, उसमें कत्लो-गारत भी होगी, ये भी आपने जो कहा सही बात है कि वो वर्चस्व कायम करने की कोशिश भी है बहुत सारी जगहों पर। मैं कुछ सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ, क्विक क्वेश्चन आंसर्स, छोटे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आपका छोटा हो सकता है, आंसर का नहीं मैं इस बार कोशिश करेंगे कि आंसर भी आप बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब दें। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल में आपको दुनिया में अगर हम नजर डालें 3 बड़ी चुनौतियां आपको क्या दिख रही हैं साल 2026 में? आर्थिक, क्योंकि ये जो सारा राजनीतिक उथल पुथल है उसकी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, और बहुत सारी जो चीज़ों पे हम विश्वास करते थे वो सडनली अब डगमगाती हुई नजर आ रही। तो एक आर्थिक, और उसका असर लोगों की आम जिंदगी पे पड़ता है। दूसरा, जितने युद्ध की आशंका है और उसका जो सारे आपके ट्रैवल के ऊपर, आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर, आपकी अर्थव्यवस्था का भी असर पड़ेगा। ये दूसरा बड़ा चैलेंज है। बाकी तो फिर आप जो मर्जी और जोड़ते रहिए। भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं? भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती खित्ते की है। दूसरी चुनौती ये होगी कि भारत के अमेरिका के साथ, या जितनी महाशक्तियां हैं आज की, जिसमें अमेरिका सहरिफिस फर्स्ट नंबर पे आता है, चीन, रूस और यूरोप, इनके साथ भारत के रिश्ते किस तरह रहेंगे। ये माना जा रहा है कि शायद यूरोप के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए 26 जनवरी तक। ये एक आशा रखी है लोगों ने, और उसमें काफ़ी वो है, तो वो एक अच्छी चीज़ होगी। लेकिन ये जो 4 बिग पावर्स हैं अभी दुनिया की, वैसे मैं यूरोप को बिग पावर बोल रहा हूँ, लेकिन यूरोपियन खुद ही अपने आप को बिग पावर नहीं मानते। तो ये है। तीसरा जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, एक तो इमीडिएट नेबरहुड हो गया, और एक जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया
और दूसरी तरफ खाड़ी के जो देश हैं, क्योंकि ये दोनों एरियाज जो हैं हमारे लिए क्रिटिकल हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। चैलेंज है हमारे लिए, और उम्मीदें भारत के लिए खास करके, या ईशा के लिए, इस क्षेत्र के लिए क्या उम्मीदें हैं, अगर हम 2 या 3 की भी बात करें तो? देखिए, एक तो उम्मीद ये है कि जब इतना उथल पुथल हो रहा है, उसके तहत जो 2025 से हम अगर लेसन लें कि जब ये सारा कुछ शुरू हुआ, तो जिस तरीके की आर्थिक रिफॉर्म्स हम लेकर के आ रहे हैं, आई एम होपिंग कि इस वर्ष हम उन और आर्थिक रिफॉर्म्स को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, और स्पेशली जिस तरीके का हमारा ये जो बाबू डम का स्ट्रैंगल होल्ड है, जिस तरीके से उन्होंने गिचड़ कर रखा हुआ है सारी की सारी अर्थव्यवस्था को, उसको हम थोड़ा सा आज़ाद करेंगे। तो एक तो ये उम्मीद है। दूसरी उम्मीद ये है कि यहाँ पर जो स्थिरता है वो रहेगी, और जिस तरीके की हमारी राजनीति है वो उठापटक तो चलती रहती है राजनीति में, वो चलते रहने नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोगों को भी मज़ा नहीं आता, लेकिन वो एक दायरे में रहेगी। तो उम्मीद ये है कि वो आपे से बाहर नहीं होगी, और चुनाव होंगे, और अगर सत्ता परिवर्तन होना होगा तो आराम से होगा, जैसे कि होता रहा है। ये दूसरी उम्मीद है। और तीसरी उम्मीद ये है कि जो सुरक्षा का क्षेत्र है उसमें बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे उद्योग हैं और यंगस्टर्स हैं जो बहुत कटिंग एज काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिलते रहेगा, और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ना सिर्फ डिफेंस में आएंगी, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी भी बेहतर करने में वो कारगर साबित होगी। ये उम्मीद है। ओके, बस और एक आखिरी बात, ट्रंप की बात किए बगैर तो ख़त्म नहीं होगा। शुरुआत बड़ी धमाकेदार उन्होंने कर दी है, अब तो बिल्कुल माइट इज़ राइट, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात ही है। तो अगले दिन आगे आने वाले दिनों में इनसे किस दिशा में अमेरिका और ट्रंप को रोलरी बढ़ रही है? मुझे तो नाइटमेयर्स आते हैं कि अभी 3 साल और बचे हैं ट्रंप सरकार के। हम लोग ने ये सोचा था 2025 के शुरुआत में कि, और हमारी सरकार में भी ये माना जा रहा था कि देखिए बाकी दुनिया को तो ट्रंप से फ़र्क पड़ता, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो बड़े अच्छे विकेट पे हैं। लेकिन वो सडनली वो ट्रंप के लोगों ने आए और जैसे शिवसेना वाले करते हैं विकेट को खोद दिया उन्होंने। तो अब हमारे को समझ नहीं आ रहा कि इस विकेट पे कैसे खेला जाएगा। तो अब अगले 3 साल तो ये विकेट पे खेलना पड़ेगा। अब ट्रंप साहब क्या करेंगे, ट्रंप साहब को खुद नहीं पता। वो तो जिस दिन सुबह उठते हैं उस दिन डिपेंड करता है कि उनके मन में क्या आ गया। आज ग्रीनलैंड लेना है, कल वेनेजुएला लेना है, परसों मेरे को ईरान पे झगड़ा करना है, फिर मैं रशिया से बात कर लूँगा, फिर मैं चीन से बात कर लूँगा, अब मैं रशिया से लड़ाई करने वाला हूँ। तो डिपेंड करता है उनका मूड क्या होता है जिस दिन। तो 365 दिन मैं तो रोज़ सुबह उठ के पहले देखता हूँ यार ये ट्रंप ने आज क्या ट्वीट किया और इसके लोगों ने क्या ट्वीट किया, आज पता नहीं क्या होने वाला है, कौन सा कहर ढाएगा ये दुनिया के ऊपर। तो वो रोज़ का ही सिलसिला है। अब अगले 3 साल यही हमारी किस्मत है। अगले 3 साल यही है। और जैसा आपने कहा कि अब उन्होंने विकेट खोद डाली है, हमें देखना है कि किस तरह खेलें हम उस पर। गूगली आएगी तो बॉल बाउंस करेगी, सडनली स्लो बॉल आ रही होगी, सीधा आपके फेस पे आके लगेगी, कुछ पता नहीं अब क्या करेगा ये विकेट। थैंक यू सुशांत, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।